इस समय आप लोग देखते होंगे कि वायलेंस या लड़ाइयाँ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड आल्सो पानी वैसे हमारी प्रवृत्ति होती जाती है। एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो हमारे ऋषि मुनि रहते हैं वो कैसे शांत रहते हैं कि व्हाट इज डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन और आल्सो गिव टू एनी एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वहां पे चिपका के आना 2 नंबर। अच्छा, इस समय आप लोग देखते होंगे कि वायलेंस या लड़ाइयाँ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप कहीं भी देखो, ट्रैफिक में देखो तो नॉर्मल सा कार का थोड़ा सा बहस होता है, कार पार्किंग को लेके कि कार साइड कर ले, उसमें लड़ाई हो जाता है। आप अक्सर ऐसे वीडियो देखते होंगे। और आप लोग इस समय देखोगे कि छोटे छोटे बच्चे भी गलत चीज़ वायलेंस में पढ़ रहे हैं, लड़ाइयों में पढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ों में। ये प्रवृत्ति आ कहाँ रही है? जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो मैं उनसे अक्सर एक चीज़ बोला करता हूँ कि जैसे हम खाते हैं वैसे हमारी प्रवृत्ति होती जाती है। और श्रीमद् भगवत गीता से ये चीज मैंने सीखी थी। आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जो हमारे ऋषि मुनि रहते हैं वो कैसे शांत रहते हैं। वो एकदम, उनको ना ज्यादा खुशी होती है ना ज्यादा दुख होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो तामसिक भोजन नहीं करते। और जो तामसिक भोजन नहीं करता, आप देखो गुस्सा किसको आता है? जो ज्यादा गलत चीजें खाता है, मांस खाता है या ज्यादा चीजें, गर्म चीजें, मसाले वाली चीजें खाता है, तामसिक भोजन करता है। तामसिक भोजन मैं बताता हूँ क्या होता है। वही लोग को ज्यादा सबसे एंगर इशू होते हैं, वही लड़ाइयाँ होती हैं और बाद में उसी लड़ाइयों की वजह से वो लोग पछताते हैं कि यार हमसे गलती हो गई। और ये रीजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आजकल आप देखोगे तो खाने पीने में लोग इतना ज्यादा मांस खाने लगे हैं, इतना ज्यादा गलत चीजें खाने लगे हैं और उसकी वजह से लोगों का एंगर इशू बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है, जिससे छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, देन उसके बाद उनको जेल जाना पड़ता है। तो श्रीमद् भगवत गीता से ये चीज पढ़ी थी, तो ये चीज मैं अपने बच्चों, स्टूडेंटों को बताता हूँ कि तुम गलत चीजें सेवन करोगे तो तुमको गुस्सा ज्यादा आएगा। जैसे आप लोग घर में देखोगे तो आपके भी बच्चे को, आपके भी भाई को, आपको भी बहुत ज्यादा एंगर इशू होता होगा। तो आप सात्विक भोजन की तरफ चले जाओ। मतलब पहला कि मांस, मछली वछली जो खाते हो सब छोड़ दो और ज्यादा मसाले वाली चीजें मत खाओ। एकदम सात्विक भोजन करो, नॉर्मल सा दाल चावल, मसाले बहुत कम खाओ। तो उसी में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17, अध्याय 17 में श्लोक नंबर 10 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से खुद कहा है कि यात यामम गत रसम पूति पर्युषतम चायत उच्छष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। मतलब जो अधपका भोजन होता है, जो भोजन मांस वाला हो या किसी की हत्या करके बनाया गया हो, एक प्रकार से वो भोजन जो गंध आती हो जिसमें से, जो बासी हो गया हो और जो किसी मांस, मछली या किसी की हत्या करके बनाया गया हो, वो भोजन तामस प्रिय लोगों को पसंद होता है। और इसको खाने से प्रवृत्ति कैसी होती है? इसको खाने से प्रवृत्ति भी बहुत राक्षसों वाली हो जाती है। और यही कारण है कि आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को छोटी छोटी बात पे एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं। आप अक्सर अपने आसपास भी देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लोगों का मारने का, लोगों को साथ गलत करने का वही सोचता है जो ऐसी चीजें खा के बैठा है। एक ऋषि मुनि हमारे शांत इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो एकदम प्योर भोजन करते हैं, जैसे फल फ्रूट खाते हैं या बहुत सात्विक दाल रोटी खा लिए, इसीलिए वो लोग शांत रहते हैं। और आप लोग भी जब तक नहीं शांत होगे तब तक आपकी सोचने की कैपेसिटी, सोचने की कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अब कुछ लोग इस चीज को कंपेयर करते हैं कि अमेरिका वाले खाते हैं। देखो, अमेरिका का जो वेदर है, अमेरिका का जो मौसम है, वो वहां के अकॉर्डिंग है, तो वहां पे फसलें नहीं हो पाती हैं उतनी प्रोडक्टिव। इस वजह से उन लोग की मजबूरी है फ्लेश या मांस, मीट मांस खाना। इंडिया में जब कोई अमेरिका का घूमने आता है तो आप देखते होंगे कि वो क्या खाता है। वो पनीर खाएगा, दाल चावल, ऐसी चीजें खाएगा। राजस्थान साइड सबसे ज्यादा लोग जाते हैं तो उधर जो दाल चूरमा बाटी है फेमस, वो खाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है अमेरिका में रह के मांस खाना। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आते हैं तो उनको ऐसी चीजें मिलती हैं तो खाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप खुद अपने भाई को, माँ को, बाप को, जो भी है, अगर वो ऐसी चीजें खाते तो उनसे छुड़वाओ, नहीं तो गुस्से वाला इशू धीरे धीरे बढ़ रहा है और कलयुग आ भी रहा है, आप लोग देख रहे हो। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा
एसिड बेस एंड साल्ट का एक चैप्टर, एक ज्यादा से ज्यादा 50 to 55 मिनट में एक क्लास ऐसी करा के चला जाऊंगा ना कि पूरे क्वेश्चन इसी से फंस जाएंगे और एकदम टॉपिक हलवा लग जाएगा कि भैया ये तो कर लेंगे, ये तो बहुत इजी था। एकदम एक मतलब जैसे एसिड पढ़ाऊंगा उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी एकदम कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा 50-55 मिनट में पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करके रख देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। सबसे पहले आप लोग जानो कि एसिड होता क्या है भैया। देखो एसिड, अगर नॉर्मल सा आप अपनी लैंग्वेज में जाओगे तो एसिड जैसे नॉर्मल सा, अरे जो चीज खाने पे थोड़ी सी बहुत खट्टी सी लगे वो एसिड होती है। लेकिन अगर प्रॉपर डिफिनीशन में जाओगे तो डिफिनीशन क्या होती है एसिड की? एसिड आर सब्सटेंस दैट कैन नोट प्रोटॉन्स H प्लस आयंस। ठीक है, जो नोट करते हैं H प्लस आयन, दैट इज नोन एज अ, इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज अ एसिड। सिंपल सा है, एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कैसा प्रोटॉन से नोट करे, H प्लस आयन दे प्रोड्यूस करे कोई केमिकल रिएक्शन में, दैट इज नोन एज अ एसिड। ठीक है, अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो लिख सकते हो नॉर्मल सा, वो मत लिख देना। वो प्रॉपर्टियां होती हैं कि एसिड खट्टा होता है, मीठा होता है, जो भी अभी आगे बता रहा है। तो एसिड की अगर कोई प्रॉपर डिफिनीशन पूछे तो देन यू कैन से एसिड आर सब्सटेंस दैट कैन डोनेट प्रोटॉन्स H प्लस आयंस इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज एसिड। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड देख लो। सबसे पहले तो हमारा हो गया हाइड्रोक्लोराइड HCl। ठीक है, आप नॉर्मल्स अपने लाइफ में यूज देखते होंगे, H2SO4। अब यहीं से केमिस्ट्री शुरू हो रही है, 10th से ही तुम्हारी केमिस्ट्री शुरू होगी और यही क्लियर होगा तभी तुम्हारा 12th अच्छा होगा और IIT निकलेगा। आगे कोई भी एग्जाम दोगे सब यहीं से बेस बनता है। अब ये मत बोल देना कि मुझको IAS बनना है तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज में ये लगता है, यहाँ पे हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इतना याद करके रखो लाइफ में। अगर आप किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हो ना तो वो 2 साल 4 साल 10 साल बाद वो लौट के आएगा, सीधा सा बात है। आप किसी, मैं नॉर्मल से बता रहा, आप अपने आसपास का कोई एक ऐसा इंसान ले लो जो दूसरे की बुराइयां बहुत करता रहा हो। अब उसके घर की हालत देखो, वो 10 साल पहले अगर बुराइयां करता रहा होगा तो आज उसके घर की हालत देखो कि वो अगर कितना भी बड़ा रहा होगा, कितना भी अच्छा रहा होगा, उसके घर की हालत खराब हो रही होगी। क्योंकि एक कहा गया है कि आप जैसे हम किसी को दुख में देख के हमें सुकून मिल रहा है तो भगवान वो सुकून हमें दे देगा कि इसको सुकून दूसरे को दुख में देखने से मिल रहा है तो इसी को दुख दे रहा। ठीक है, तो किसी को निगेटिव मत करो और सारा चीज हमारा कनेक्टेड है। अगर आप ये पढ़ रहे हो तो यही आगे चल के आपका कॉन्फिडेंस पैदा करेगा और वही 12th में, वही IIT में, वही कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, वही भी आगे चल के आपको अपने बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प करेगा और यहीं से भी आपके बच्चे भी अच्छा बनेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एसिड कौन कौन से हो जाते हैं? पहला हो जाता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक दूसरा आ जाता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे बोलते हो, NO3 आ जाता है। ठीक है, जैसे तुम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, उसके बाद CH3COOH आ जाता है। एसिटिक एसिड जो तुम्हारे घर में सिरका होता है, सिरका। ठीक है, एसिड की डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एसिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टियां देख लेते हैं कुछ। जैसे सबसे पहला तो इसका प्रॉपर्टी एक लिटमस पेपर होता है, अभी इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। अब जैसे अगर देखोगे एसिड का टेस्ट कैसा होता है, कभी कभी क्या आता है क्वेश्चन, मान लो ऐसे आ गया कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड गिव एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड राइट द एग्जांपल ऑफ एसिड 2 और 3। ऐसा कभी नॉर्मल से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रॉपर्टियां लिखनी पड़ती हैं। तो सिंपल सी बात है भैया, प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी कैसा, इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। ये तो आपको याद ही होगा। ठीक है, अब दूसरा उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी और एक क्या होती है कि इसका टेस्ट सॉर होता है। दूसरा होता है ये लिटमस पेपर को क्या कर देता है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, तीसरा आ जाता है जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मतलब H प्रोड्यूस कर देगा। राइटिंग का क्या ही लिखने जाओ क्या ही हो जाता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर देता है? H2 प्रोड्यूस करता है कोई भी रिएक्शन में मेटल के साथ। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी भी कार्बोनेट के साथ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैन न्यूट्रलाइज बेसेस, और ये किसी भी बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब उसके टेस्ट को पूरा का पूरा अपने अंदर पी सकता है। इसके बाद किसी बेस से रिएक्शन करा दो, कहते हैं ना कि
एक खराब इंसान को एक बहुत अच्छे इंसान के पास बैठा दो तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, कुछ हद तक उसकी गंदी आदतों को छुटकारा दिला सकता है। तुम लोग को मेरे वीडियो से देख के सीख मिलती होगी वो वाले चैनल पे। तो ये रहता है। यहां पे क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले देखो सॉर टेस्ट होता है और ये ब्लू को लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड में। देन उसके बाद रिएक्ट विथ मेटल के साथ प्रोड्यूस करने पे H+ आयन देता, हाइड्रोजन देता है। देन उसके बाद जब भी इसको किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ये प्रॉपर्टियां हो जाती हैं। और उसके बाद एक और लास्ट में आ जाती है, लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट बट नॉट लास्ट, जो भी है, कैन न्यूट्रलाइज बेसिस, बेस में मिलाने पे ये न्यूट्रलाइज कर देता है। कुछ इसके एग्जांपल हैं, जैसे विनेगर जो अभी बताया ना, CH3COOH, सिरका। चलो भैया अब हम आ जाते हैं, कुछ कैटेगराइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ये भी जान लो, नहीं तो मैक्सिमम क्लास में नहीं मिलेगा, बट पीपीटी मैंने थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट करवाता हूं कि सारा चीज बच्चा को क्लियर हो जाए कि कौन सा ज्यादा वाला एसिड है, कौन सा कम वाला एसिड है। नहीं तो होता क्या है, कई बार ऐसे होता है और किसी एसिड के नीचे H2SO4 है, मान लो कहीं भी H2SO4 है और इसके नीचे कुछ भी लिख दिया कि कंसंट्रेटेड लिख दिया। अब बच्चा यही नहीं समझ पाता कि ये CONC का मतलब क्या है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से पीपीटी बनवा दी है। चलो अब देख लेते हैं कैटेगराइज ऑफ एसिड। देखो सबसे पहले एक आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद वीक एसिड, और एक और ले लेते हैं जो कि हमारा रहता है कोसेंट्रिक एसिड, एंड उसके बाद आ जाता है डाइल्यूट एसिड। बस इतना जानो, हो गया। ये जान लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानो, सारा चीज का नॉलेज रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आएगा। और ये क्लास देखोगे ना तो थोड़ा सा मैं चीजें आगे तक का लेके चलता हूं। 12th भी पढ़ाने की, 12th की क्लासेस बहुत जल्दी आ जाएंगी, थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मेरा पेपर ओवर भी रहता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसा रिलेट करा रहा कि 11th 12th भी आपका अच्छा हो जाए अगर 10th मेरे से देख रहे हो तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाता है। तो सिंपल सा भैया, एन एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक ऐसा एसिड जिसको पानी के साथ मिलाने पे वो एकदम मिल जा रहा है, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा, ऑलमोस्ट उसके साथ सोल्यूबल हो, कुछ ही कंपाउंड दिखें या पूरी तरह से पानी के साथ मिल जाए, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके कुछ एग्जांपल हैं, HCl है, H2SO4 है एंड CnO3 है। अब ये सारे के सारे, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें से एक को छोड़ करके कार्बोनिक एसिड जो रहता है H2CO3 को छोड़ करके ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड भी हैं, और इट इज एक्चुअली वीक एसिड बट इनऑर्गेनिक। और ये वाला क्या रहता है, कार्बोनिक एसिड रहता है, ये रहता है हमारा वीक एसिड में बट इनऑर्गेनिक रहता है। और ये सारे के सारे ये ऊपर वाले जो हैं HCl, H2SO4 एंड CnO3, ये तीनों के तीनों इनऑर्गेनिक हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन H2CO3 कार्बोनिक एसिड जब हम लेते हैं तो भैया वो वीक एसिड में भी है और इनऑर्गेनिक में, इतना याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच इज अ वीक एसिड, सपोज दैट ये 4 एग्जांपल दे दिए, HCl, H2SO4, CnO3, H2CO3। अगर इसमें से कभी वीक एसिड 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप आंख बंद करके H2CO3 मार के चले आना, सही रहेगा। ये आ जाता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड में सिंपल सा है, इसी का अपोजिट रहेगा। ठीक है, एसिड दैट डिसोसिएट ओनली पार्शियली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर आर वीक एसिड। जो एसिड हमारा केवल पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, मतलब पूरी तरह से नहीं हो रहा है, उसमें डिसॉल्व घुल नहीं रहा, नहीं में अपना मिलान बना पा रहा है, अपना जोड़ा बना पा रहा है, थोड़ा सा भेदभाव आ जा रहा है, दैट इज नोन एज अ, क्या बोलते हैं उसको, वीक एसिड। अब इसके एग्जांपल कुछ जैसे ले लो, पहला तो आ जाता है एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, फिर उसके बाद लैक्टिक दूध वाला ले देते हैं, और उसके बाद लैक्टिक एसिड अगर कोई पूछ ले कि कैसा एसिड है तो ये बोलना कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक क्योंकि दूध में रहता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये सारे के एग्जांपल हो गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, जैसे अब हमारा आ जाता है, एक हमारा कोएंसेंट्रिक एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, या फिर एक हमारा डाइल्यूट है, और ये वाले ज्यादा थोड़े से यूज होते रहते हैं। अब कंसंट्रेटेड एसिड मतलब क्या होता है, जिसमें एसिड की बहुत ज्यादा मात्रा हो। ठीक है, जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल समझा रहा। सपोज दैट एक हम लोग पानी लिया, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, पानी लिया थोड़ा सा, सपोज दैट एक हमने ऐसा पॉट लिया, इसमें कुछ शक्कर इतना डाला, ठीक है, और इसमें बचा हुआ पार्ट हम लोगों ने
एक मिनट, इसमें बचा हुआ पार्ट, ये पार्ट हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, ये पानी रख दिया। यहां तक पानी है और ये यहां तक शक्कर है, ये इतना शक्कर है, इतना पानी है। तो और एक में हमने क्या किया, एक में हमने ऊपर तक शक्कर ली और यहां पे पानी रखा, यहां पे ये वाटर है। अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे वाटर ज्यादा है और यहां पे देखोगे तो वाटर लेस देन शुगर है। तो इसको यहां पे अगर ये वाला जो शरबत बनेगा, ये यहां पे जो बनेगा, यहां पे शक्कर ज्यादा है तो शरबत ज्यादा मीठा बनेगा, तो इसे बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड। ठीक है, इसे बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसमें जो शक्कर से शरबत बन रहा है वो बहुत ज्यादा मीठा रहेगा, तो ये कंसंट्रेटेड रहेगा। बट यहां पे जो बनेगा ये मिठास कम होगी, तो इसको बोलेंगे ये डाइल्यूट है, नॉर्मल है, थोड़ा सा ही इसमें मिठास है। तो जहां पे सिंपल सी बात है, जहां पे किसी भी सब्सटेंस में उसकी प्योरिटी ज्यादा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग वो कंसंट्रेटेड है। जैसे एक H2SO4 आप नॉर्मल सा लेते हैं, तुमको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जो बैटरी में एसिड पड़ता है ना, आप देखोगे कि उसको हाथ से टच कर लोगे तो ज्यादा बर्न आउट नहीं करता है। या बहुत सारे एसिड आते हैं, टाइल्स धुलने वाले आते हैं, बहुत ये जो आसपास हमारे रहते हैं एसिड, ये डाइल्यूट ही रहते हैं। कंसंट्रेटेड वाला एसिड जो देखे होंगे कि किसी के चेहरे पे डाल देते हैं ना, वो रहता है कंसंट्रेटेड, और वो भी प्योरली कंसंट्रेटेड नहीं रहता, क्योंकि प्योरली कंसंट्रेटेड एसिड किसी के ऊपर डाल दिया गया ना तो उसको पूरा बर्न आउट कर देगा, बहुत पावर होती है, और वो एसिड किसी को नहीं मिलता। तो ऐसे समझ सकते हो कि जो नॉर्मल एसिड है, जिसमें पावर एहिजा से शुरू होला एहिजा खत्म होला, जिसमें ना शुरू होला पावर वो डाइल्यूट है, जैसे जहिला पावर शुरू होला खत्म होला वो कंसंट्रेटेड है, जिसमें ज्यादा पावरफुल है वो कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड का देख लो, ठीक है। अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज अ लिक्विड विथ अ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जैसे वहां पे शक्कर ले रहा था तो हाई सॉल्यूट है कंसंट्रेशन, उस हाई सॉल्यूट है शक्कर का, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अ डाइल्यूट एसिड इज डिफाइंड एज अ लिक्विड विथ अ लोअर सॉल्यूशन कंसंट्रेट व्हाइल अ कंसंट्रेटेड एसिड हैज हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। देखो, ठीक है, यहां पे दोनों का बेसिक है। डाइल्यूट का देखोगे तो डाइल्यूट में उल्टा हो जाता है, डाइल्यूट विथ अ लोअर सॉल्यूट है, डाइल्यूट में बहुत कम सॉल्यूट। देखो होता क्या है, जब हमारा बनाते हैं पानी, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अभी 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन से हम क्या बनाते हैं, अरे यार सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम मिला के बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो एक में जिसमें सॉल्यूट कम है, देखो जैसे शक्कर ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो दोनों मिल के क्या बना रहा, सॉल्यूशन। तो अगर यहां पे जब हाईली कंसंट्रेटेड में देखेंगे तो सिंपल सा है, जहां पे लिक्विड भी था हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, जहां पे जो सॉल्यूट है वो ज्यादा रहेगा तो वो कंसंट्रेटेड है, और जब सॉल्यूट हमारा लोअर हो गया तो वो क्या है, डाइल्यूट। जैसे अब एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा, सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां पे सॉल्यूट है, यहां पे सॉल्वेंट घोलने वाला है, ठीक है, ये क्या बना दिया, सॉल्यूशन एक नॉर्मल सा। अब जैसे हम सॉल्यूट में शक्कर लिया, शुगर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 प्लस हमने H2O लिया। अब अगर मान लो हमने शक्कर का 6 कंपाउंड ले लिया, वाटर का 2 ही लिया, तो ये जो भी अब शरबत उधर बन रहा है, एक नॉर्मल सा शरबत बना रहा है कि तुमको इधर एक सॉल्यूशन मिला, तो यहां पे देखोगे तो यहां पे क्या है, जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो यहां पे बन रहा है सॉल्यूशन वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, सेम C6H12O6 प्लस H2O। अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे मैं शक्कर का 2 कंपाउंड ले रहा है, पानी का 1, तो यहां जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बना ये वाला, और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे सॉल्यूट ज्यादा था
तो शक्कर ज्यादा थी तो ज्यादा मीठा बनेगा, तो मतलब ये कंसंट्रेटेड है। और यहां पे शक्कर कम थी, पानी ज्यादा था, तो यहां का जो सोल्यूशन बन रहा है वो कैसा होगा, वो लेस कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट होगा। तो सिंपल सा ऐसे कह सकते हो, जिसमें ज्यादा सोल्यूट हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा सोल्यूट हो या एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच हैज हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूट, दैट इज नोन एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है डाइल्यूट एसिड का, जिसमें सिंपल सा अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ लिक्विड हैव लोअर सोल्यूट, जिसमें लोअर सोल्यूट है, जिसकी पावर कम है, वो क्या होगा, दैट इज नोन एज अ डाइल्यूट। इसके एग्जांपल H2SO4 किसके साथ, देखो अब H2SO4 है, लेकिन उसमें जो एसिड है, जो उसकी पावर है, वो कितने परसेंट है, 5% है, तो क्या बोलेंगे कि ये डाइल्यूट है। लेकिन यही H2SO4 अगर कंसंट्रेटेड में ले लिया हमने, हाईली मतलब 95%, तो ये किस में आ जाएगा, कंसंट्रेटेड है। इसीलिए अगर कोई रिएक्शन आप लोग देखोगे तो उसके रिएक्शन के नीचे लिखा रहता है, जब H2SO4 अभी आगे पढ़ेंगे, H2SO4 लेंगे तो यहां पे तो डाइल्यूट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, आप देखे होंगे डाइल्यूट लिखा है, तो मतलब उसमें H2SO4 कितना है, 0 to 5% के बीच में। ठीक है, लेकिन कहीं अगर लिखा है H2SO4, ठीक है, और वहां पे लिख दे CONC, इट मींस कंसंट्रेटेड, मतलब इसमें अब इसमें एसिड की मात्रा कितनी है, 90 to 95 या 100%। ठीक है, तो ये होता है, इतना समझ के याद रखो, बहुत बेसिक चीजें बता दे रहा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आगे चल के समझने। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब डाइल्यूट के एग्जांपल वो भी हो जाते हैं, H2SO4 विथ 5% ऑफ कंसंट्रेशन, ये आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारा बेस। सबसे पहले एसिड, आई होप क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा जो H+ आयन डोनेट करता है, दैट इज नोन एज अ एसिड हो जाता है। एसिड की प्रॉपर्टियां हो गई, एसिड के टाइप हो गए कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। अगर कुछ भी डाउट लगे तो बता देना, मैं प्रॉपर टॉपिक का वीडियो बना के रख दूंगा। ज्यादा इसमें नहीं समझा रहा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए। अब जैसे हम लोग बेस दे रहे हैं, बेस में क्या होता है, उसी का थोड़ा सा उल्टा उसमें होता है। इसमें क्या होता है, उसमें डोनेट करता है और इसमें H एक्सेप्ट करेगा। चीजें अपोजिट हैं, ठीक है, सारी चीजों दो ही टाइप की चीजें होती हैं, एक अपोजिट होती है और एक उसके फेवर में होती है। अब बेस का देखो, बेस आर सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स H+ आयन इन अ केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, H+ आयन को डोनेट करेगा, तो क्या बना दिया था एसिड, यहां क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H+ आयंस इन एनी केमिकल रिएक्शन, दैट इज नोन एज अ बेस। और बेस में तुम देखोगे OH लगा मिलेगा, जैसे तुम्हें समझाता जा रहा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH इसकी पहचान है भैया, OH। ठीक है, अब इसमें डोनेट करता है तो इसमें OH निगेटिव टूटता है, और एसिड में डोनेट करता था तो H+। समझो, जो डोनेट करता है उसके अंदर, जैसे देखते हैं ना, कहते हैं कि किसी के हेल्प करके देखो, किसी को डोनेट करके देखो, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो वहीं से होता है, डोनेट H कर रहा है तो H पॉजिटिव बनेगा, और E भैया हमारा क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, कर्जा ले रहा था, कर्जा ले रहा था, तो मतलब निगेटिव जाएगा, कितना भी पैसा वाला हो निगेटिव रहेगा। सिंपल सा है। इसके एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितना ले लो, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जांपल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल अगर कोई पूछे कि कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि एक दो बेस के एग्जांपल दो, डिफिनीशन दो, तो भैया डिफिनीशन दे के NaOH, KOH, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो फलाना ढिमका लिख दो, ये सारे के सारे एग्जांपल ही हैं। और इसके बाद अमोनिया आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, इसकी प्रॉपर्टियां देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। सबसे पहले तो इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब कसैला, एक वर्ड हिंदी में बोलते हो कसैला। जैसे तुमको एक एग्जांपल दो, जैसे अमरूद के पत्ते खाओ या जामुन के पत्ते खाओ तो थोड़ा थोड़ा कसैला होगा, बट और कच्चा अमरूद खाओ तो वो टेस्ट होता है, वो कहते हैं हम लोग कि वो बेस का टेस्ट है। अमरूद की पत्तियां खा के देखना, दैट इज बिटर।
और बहुत सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है फील स्लिपरी और अ सॉपी, मतलब कैसा होता है, सॉपी टाइप का, साबुन साबुन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये भी क्या करेगा, जैसे अगर कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आता है दैट ट्रू फॉल्स में कभी आ जाए या कहीं पे भी आ जाए कि इज इट ट्रू दैट एनी एसिड कैन न्यूट्रलाइज एनी बेस, और एनी बेस कैन न्यूट्रलाइज एनी एसिड, मतलब कोई भी एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है और बेस भी न्यूट्रलाइज कर सकता है एसिड को, क्या। तो हाँ, कोई भी पूछ ले नॉर्मल सा जानकारी के लिए कि मतलब कोई भी एसिड है उसमें अगर हमने बेस मिला दिया एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ, ध्यान रख के, तो वो जो बेस था वो बिनी बेस वाली प्रॉपर्टियां खत्म कर देगा, मतलब वो जो उसका टेस्ट था, उसका सॉपी जैसा बिहेवियर था, वो खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा ये हो जाता है कि कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स, एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अभी एक क्वेश्चन कभी कभी आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, वो आगे बता रहा हूं, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में देख लो, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ बेस, जैसे हमारी कैटेगरी अभी तक एसिड की थी वैसे ये बेस की है। जैसे कुछ हमारे रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इतना जानता हूं उसकी जो पीपीटी बनवाया, थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान में रख के बना, कि हर चीज तुम लोग को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। तो अगर आईआईटी तैयारी करो इसके बाद तो बहुत प्यारी जाए, मतलब स्मूथ तरीके से तैयारी कर सको। तो सिंपल सा, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर दोज विच आयोनाइज इन वाटर कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। सिंपल सा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ते थे तो उसका डेफिनेशन क्या था, जो इजिली डिसॉल्व हो जाता था, डिसोसिएट हो जाता था वाटर के साथ, दैट इज नोन एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या करता है, अगर वो वाटर के साथ कंप्लीट आयोनाइज हो करके एक लार्ज नंबर में हाइड्रोक्साइड आयन, इट मींस OH माइनस आयन अगर एक बड़े नंबर में प्रोड्यूस कर दे, इट मींस स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहला तो हमारा हो जाता है बेरियम ऑक्साइड, एंड उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई भी पूछे तो सिंपल सा बता देना, अ बेस विच कैन आयोनाइज विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वीक बेस, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। वीक बेस क्या होता है, ये उसी का उल्टा होगा। सिंपल सा है, वीक बेस आर दोज बेसेस दैट पार्शियली आयोनाइज, वो कंप्लीटली था, ये पार्शियली था, इन वाटर एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें क्या होगा, OH जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कम होगा, ठीक है। और ये पार्शियली क्या होगा, आयोनाइज होगा। और वो कैसा था, वो कंप्लीटली, देखो, दोज विच आयोनाइज इन द वाटर कंप्लीटली, ठीक है। ऐसे ही एसिड था हमारा, वहीं से सारी चीजें, हम एक चीज पढ़ के एक चीज याद करके सारी चीजें बेटर तरीके से याद कर सकते हैं। इतना याद रखो, क्योंकि पहले ही बताया सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। तुम कैसे हो, तुमसे ही डिनोट होगा तुम्हारे बच्चे कैसे होंगे, तुम आज कैसे हो, इसी से तुम्हारा डिनोट होगा तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। हर चीज, ईच एंड एवरीबॉडी आर कनेक्टेड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ गलत मत सोचो। चलो, एक से एग्जाम्पल एक ही होता है, ठीक है, NH4OH। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एल्काइल्स सॉरी, हाँ। नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल्स, दीज आर बेस। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि विच टाइप ऑफ बेस कैन सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है विच टाइप ऑफ बेस सोल्यूबल इन वाटर, या कि कौन सा वो हो सकता है। तो आप सिंपल सा एक अगर एग्जांपल आता है, मैंने पिछली बार कराया था एक बच्चे को, तो ये आया था क्वेश्चन, और उसमें तो आप एल्काइलिस को कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 2 होगा, ये हो जाते हैं। तो एल्कालीस क्या होते हैं, एल्काइल्स जो होते हैं हमारे, वो पानी में सोल्यूबल होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का देखो यार इतना तो है नहीं कोई 10th का कि बहुत बड़ा सिलेबस है, इसी में से क्वेश्चन बनता है। मैं एक वीडियो डालूंगा क्वेश्चन पे, वो देख लेना, उसके बाद तुम्हारा 99% क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा तोप नहीं है, इसको तोप बना के बैठे हैं बोर्ड एग्जाम को, बहुत बड़ा 1-2 महीने में पढ़ के आराम से 80-85 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज को बता देते हैं कि एसिड है कि बेस है। जैसे हुआ क्या, जैसे सपोज दैट एक लड़के का नाम था पप्पू। पप्पू ने क्या किया, 2 बॉटल लिया और बोला कि एक लड़का कोई अच्छे से पढ़ता था, उसकी बहुत तारीफ होती थी। अब जब उसकी तारीफ से पपुआ जलने लगा तो पपुआ गया कलुआ के पास, क्योंकि कलुआ के बारे में बहुत तारीफ होती थी, कलुआ बहुत पढ़ा लिखा है। तो 2 बर्तन लिए और एक में एसिड डाला, एक में बेस डाला, और कलुआ के पास ले गया और बोला कि चल अब बता किस में एसिड है किस में बेस है। तो वो क्या करेगा, वो कुछ चीजें उठाएगा और एक बार इधर वाले ग्लास में डालेगा और एक बार इधर वाले ग्लास में डालेगा, और उसके बाद वो बता देगा इजी कि हाँ इसमें एसिड है इसमें बेस है। और किसकी हेल्प से बताएगा? वो बताएगा इंडिकेटर्स की हेल्प से, क्योंकि उसको इंडिकेटर्स पता है। और कभी कभी लेबोरेटरी में भी यही कराते हैं, क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं कि कैसे हाउ यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर और मिथाइल ऑरेंज और यू कैन से फिनोल्फेंथलीन, ये कैसे बता सकते हो। ठीक है, और कुछ तो एक यहाँ पे चीज मिसिंग है ना, विद द हेल्प ऑफ टर्मेरिक। इन सारी चीजों की हेल्प से आप कैसे बता सकते हो कि कोई लिक्विड है, और अगर उसमें हम मिथाइल ऑरेंज मिला दें या फिर फिनोल्फेंथलीन की जो इतनी गोलियां आती हैं उनको मिला दें तो कैसे पता हो जाएगा। तो उन्हीं चीजों को बोलते हैं इंडिकेटर। होता क्या है, जब भी देखो एक एसिड है, ठीक है, अगर एक एसिड है वो लिटमस पेपर को क्या कर देगा, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ठीक है, अगर एक लिटमस पेपर लिया, सबसे पहला तो कलुआ क्या करेगा, कलुआ उठाएगा एक लिटमस पेपर और उसमें एक बूंद डालेगा एक बोतल से, और जिस बोतल की बूंद डालने के बाद वो जो पेपर है लिटमस पेपर वो ब्लू से किस में आ जाए, रेड में से, तो बता देगा भैया ये बोतल में क्या है, इस बोतल में एसिड है। और उसके बाद दूसरी वाली बोतल से उठा के डालेगा और उसके बाद अगर उसमें क्या कर देता है, उसमें रेड से ब्लू हो जाए तो बता देगा कि इस वाली बोतल में बेस है। तो सिंपल सा है कि अगर एक लिटमस पेपर का क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड कि क्या चेंजेस आते हैं इफ वी ड्रॉप acid on any litmus paper, then acid can change blue litmus paper to red and a base can change red litmus paper to blue। ठीक है, पहला तो ये हो जाता है। तो कलुआ यहां से बता लेगा, ठीक है, लिटमस पेपर नहीं है तो वो कैसे बताएगा, वो क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज लेगा और मिथाइल ऑरेंज को लेने के बाद वो मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से बता देगा। सिंपल सा ये क्या करता है, ये रेड कलर देता है एक एसिडिक सॉल्यूशन में। एक एसिड था, जैसे आप लोग देखे होंगे कि खून निकल आता है, तो आप जादू में देखे होंगे पहले आते थे दिखाने वाले, तो उसमें भी यही रहता है। वो लोग क्या करते हैं, एक एसिडिक सॉल्यूशन ले लिया और उसमें थोड़ा सा, जैसे ही उन्होंने मिथाइल ऑरेंज उसमें डाला तो वो क्या बन जाता है, रेड कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है, तो दिखने लगेगा। तो सिंपल सा है, वो कलुआ क्या करेगा, एक लाएगा एक जगह से कहीं से उठा के मिथाइल ऑरेंज और थोड़ा सा एक बोतल में डाल देगा मिथाइल ऑरेंज, और अगर वो रेड हो गया तो बोल देगा भैया ये एसिडिक है, और अगर वो येलो कलर का हो गया तो क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये समझ सकते हो कि व्हेन वी ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज ऑन एनी एसिडिक सॉल्यूशन देन इट्स टर्न इनटू रेड कलर। ठीक है, और अगर when we drop any base on any methyl orange or we drop methyl orange on any base solution then it is changed into yellow। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिनोल्फेंथलीन की जो गोलियां आती हैं, ये क्या करती हैं, इनको जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये कलरलेस हो जाती हैं, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, एकदम कलरलेस, एकदम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, बट जैसे इसको आप बेस में डालोगे, बेसिक सॉल्यूशन में जब ये फिनोल्फेंथलीन की जो गोलियां होती हैं इतनी उनको जब डालोगे तो ये कौन सा कलर का कर देंगी, पिंक कलर का कर देंगी। 3 चीजें ये हो गई, लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग हो रही है,
वो है टर्मेरिक। टर्मेरिक के भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो टर्मेरिक क्या करती है, अगर कभी कभी आ जाए तो टर्मेरिक मतलब हल्दी का प्रॉपर कलर देखोगे तो येलो कलर होता है, तो जब वो बेस के साथ मिलाई जाएगी तो वो रेड कर देती है। ठीक है, बेस को वो कैसा चेंज कर देगी, रेड में, और साथ में अगर एसिड में मिलाई जाएगी तो वो येलो की येलो ही रहेगी। तो अगर हम कई ये दो सोल्यूशन लेते हैं और एक में डालने पे अगर रेड हो गया तो वो बेस होगा, और अगर प्रॉपर टर्मेरिक येलो ही है तो वो एसिड होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सिंपल सा है, रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विथ मेटल्स। जब हमारी कोई भी रिएक्शन एसिड और बेस के मेटल के साथ होती है तो क्या होता है। जैसे सबसे पहले देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस साल्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप स्टार्टिंग में याद करो तो हाइड्रोजन की डेफिनेशन क्या थी, एसिड की डेफिनेशन क्या थी, डोनेट ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल सा है, जब हम मेटल के साथ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हाइड्रोजन का होगा, डोनेट करेगा, तो क्या बना देगा भैया, वो बना देगा प्रोड्यूस साल्ट, नॉन नमक, NaCl। ठीक है, अब जरूरी नहीं NaCl बना, ये डिपेंड करेगा कौन से मेटल के साथ हो रहा है, बट साल्ट बनाएगा। जैसे पहला एग्जांपल, और एक और देख लो, when dilute sulfuric acid react with the metal zinc। देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लिया गया, डाइल्यूट, इसीलिए मैंने आपको वहां पे बता दिया था कि डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट है मतलब कम परसेंटेज का उसमें है, नहीं प्रॉपर एकदम हाईली कंसंट्रेटेड उसमें डाल दिया तो मेल्ट ही कर देगा पूरी मेटल को ही। तो हम क्या कर रहे हैं, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द मेटल्स जिंक, जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। जैसे Zn लिया, ZnSO4 प्लस H2 बना दिया। अब उसके बाद फिर से एक ले लेते हैं, जब मेटल को ही हम रिएक्ट कराते हैं एक बेस के साथ, तब हमारा क्या होता है, जिंक इज द ओनली मेटल विच रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या करेगा, जब भी सोडियम जिंकेट बनाएगा, अगर हम कभी भी जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। यहां पे हाइड्रोजन रिलीज कर रहा था और यहां पे भी बस यहां पे सोडियम जिंकेट बना रहा था, बेस के साथ रिएक्ट करने पे बना रहा था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इतना याद करके रखना कि कोई भी मेटल के साथ, अगर मेटल के साथ कभी भी कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट। अभी आगे चल के मैं एग्जांपल दिखा दूंगा, इतना याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद रिएक्शन, अब फिर एक रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विथ एसिड। ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ, देन वो लोग क्या फॉर्म्ड करते हैं, तो सिंपल सा है, वो लोग कुछ खास नहीं फॉर्म्ड करते हैं। वो लोग सबसे पहले तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं और साथ में पानी बना देते हैं एंड साथ में नमक बना देते हैं। पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि सॉल्ट तो बनेगा, मेटल अगर है, मेटल कार्बोनेट है तो मेटल है, और मेटल है तो कोई भी एसिड अगर रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। और साथ में कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, पहले ही पढ़ाया हूं कि कार्बोनेट अगर रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। आप लोग यहां पे देखो, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि कोई, ये देखो यहां पे जब पढ़ाया था एसिड की प्रॉपर्टी है, तो रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सीधा सा देखो, जब भी हमारा कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, इफ एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन इट फॉर्म्ड सॉल्ट। और पहली प्रॉपर्टी में ही तुमको मैंने पढ़ाया था कि इफ एनी एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट कंपाउंड देन इट फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीजें क्लियर है, यहां पे मेटल कार्बोनेट है तो मेटल भी है कार्बोनेट भी है, मेटल मिलाया Na2CO3 मतलब Na मेटल है तो NaCl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, NaCl सॉल्ट बना लिया। साथ में पहली प्रॉपर्टी तो फिट कर दी कि मेटल के साथ रिएक्ट हुआ भैया, तो मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद इसने क्या बना दिया, सॉल्ट। लेकिन याद करो प्रॉपर्टी में, इफ एनी एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट देन इट फॉर्म्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे कार्बोनेट भी तो था CO3, तो ये सिंपल सा है, अगर CO3 एक रिलीज हो जाएगा और एक O जो इसका बच रहा है वो इसके साथ रिएक्ट करके पानी बना लिया। तो सीधी सी बात है, अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रही है कोई मेटल तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साल्ट प्लस पानी बना देगा। पानी तुम लोग पी लो, खा लो, जो करना है कर लो। ठीक है, अब सेम कंडीशन आता है बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, बाई मतलब H लगा रहेगा, तो इसमें भी रहेगा लेकिन पानी थोड़ा सा ज्यादा मिल जाएगा। जैसे
सिंपल सा है, अगर हम देखें, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम रहेगा, अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का देखें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सिंपल सा है NaHCO3, इसमें भी वही रहेगा, प्लस HCl। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा गाइस, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन इक्वल नहीं है, इसको तुम बैलेंस कर लो तो प्रैक्टिस भी तुम्हारी होती रहेगी। ऐसे तुम लोग, एक गांव में हमारे कहावत होती है, तिल में तेल निकालना, ठीक है, और वही लोग सबसे अमीर होते हैं। तुम गांव में जाके देखो ना, तो जो सबसे ज्यादा कंजूस होगा, तिल में तेल निकालने वाला होगा, उसी के पास पैसा होगा। तो जो यहाँ पे भी तिल में तेल निकालेगा, ये रिएक्शन किसकी है, एसिड बेस की, और इसमें तुम करोगे क्या, बैलेंस इक्वेशन करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सिंपल सा है, अगर बाइकार्बोनेट में होगा तब भी सेम चीज रहेगा, सोडियम NaHCO3 प्लस HCl NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुमको बता दिया था कि एनी एसिड कैन न्यूट्रलाइज एनी बेस एंड आल्सो एनी बेस कैन न्यूट्रलाइज ऑफ एनी एसिड, ठीक है, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे देखो सिंपल सा है। अब यही पिछले बार का आप क्वेश्चन जाके देखो, एनसीईआरटी में भी देखोगे तो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन आता है कि व्हाट इज डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन, और आल्सो गिव टू एनी एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये वहां पे चिपका के आना, 2 नंबर 4 नंबर का आता है, ठीक है। अब इसको पहले पढ़ो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एनी बेस और एनी जब एसिड का रिएक्शन करा देते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप ऐसे समझो, न्यूटर जिसमें ना प्लस है ना माइनस है। रियल लाइफ में तो तुम समझ ही गए होगे किसकी बात हो रही है, और अपने दोस्तों मजाक भी करते होगे, भाई तू तो न्यूट्रल है। जैसे मेरे को पता है क्या लोग बोलते थे, गांधी बोलते थे, कहते थे तू न्यूट्रल है। क्योंकि होता क्या था, जब वो इधर उधर की बात करते थे, फीमेल बाजी की, मतलब होता है ना, ये एज में थोड़ा सा लव का ज्यादा चलता है सीन, तो कहते थे भाई वो है वो। तो मैं उनको ज्ञान देता था 10th में, तो मेरे को बोलते थे गांधी ये तो, क्योंकि मैं ज्ञान देता था। 12th में भी यही बोलते थे, तो कहते थे तू न्यूट्रल है। हाँ, अब समझ जाओ। तो न्यूट्रल मतलब होता है ना उसके अंदर प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है गाइस। तो सिंपल सा, the reaction of acid and base, it is known as a neutralization reaction. When an acid and base are mixed together, they react to form a salt and water. तो क्या बनाते हैं, तब जब भी कोई एक एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, एक साल्ट बना लेते हैं, एक पानी बना देते हैं। वो जो OH रहता है बेस का, वो OH टूटता है H प्लस आयन के साथ, तो एक डोनेट करने वाला रहता है और एक एक्सेप्टर रहता है। तो एक्सेप्टर पानी बना देता है और साथ में नमक बना देता है। जैसे रिएक्शन देख लो, एक सब अगर कहीं भी ऐसे आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये नॉर्मल से इसका एक फॉर्मूला है, एसिड प्लस बेस से क्या बनेगा, एक तरीके का सॉल्ट बनेगा जिसमें Cl रहेगा और एक में पानी बन, जरूरी नहीं Cl है, क्योंकि कुछ जैसे नाइट्रिक एसिड लोगे HNO3 है तो उसमें नहीं रहता Cl, तो नहीं बनेगा, बट मैक्सिमम कंडीशन सॉल्ट है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिफिनीशन कोई भी पूछे तो आप सिंपल सा ये लिख देना, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके एग्जांपल में कोई 2-3 बेस, एक बेस उठाना, एक एसिड, दोनों को रिएक्ट करा देना। जैसे पहला देख लो, सिंपल सा HCl प्लस NaOH क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। बनाना चाहिए था, पानी बनाना चाहिए था, लेकिन जो हमारे वो हैं वो थोड़ा दिमाग पैदल है, ठीक है। अरे यहाँ देखो, अगर इसका रिएक्शन देखोगे तो HCl प्लस NaOH, जब इसको रिएक्ट करवाओगे तो क्या बना देगा, ये बना देगा, देखो H चला जाएगा हमारा OH के साथ, क्योंकि ये क्या करने वाला, डोनेट, ये प्लस है और ये माइनस है, और Cl इसके साथ चलाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये एक्सेप्ट करेगा, डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो सोडियम क्लोराइड प्लस पानी गाइस, ये बन जाएगा, ठीक है।
ऐसा कुछ रहेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई 2-3 दे देना आराम से। आई होप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अरे यार है ही इसमें कितनी जान चैप्टर में। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। जब हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जैसे पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में कि जब भी कोई मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है। मेटल जैसे होता है, बाहर हमारा जिंक रखा है, बाहर हमारा आयरन रखा है, तो एयर से वो ऑक्सीजन ले ली और अपने आप को क्या बना ली, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, तो वो बन गई मेटल ऑक्साइड। और उसी का रिएक्शन एसिड के साथ कराने पे क्या मिलता है, तो सिंपल सा है, जब भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं नया नहीं मिलेगा, तो पहले पढ़ के आया वही मिलेगा, साल्ट मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को सिंपल से जब हम डाइल्यूट HCl के साथ मिला, डाइल्यूट, जब एक बात याद रखना, कोई भी कभी कभी होता है चीजें कॉन्फिडेंस के लिए याद रखनी चाहिए। कोई टीचर है, कोई इंसान है, आपसे कोई भी पूछे कि इफ वी रिएक्ट एनी एसिड, if we react any acid with any metal, then which type of acid use on that reaction, then you can say dilute acid, क्योंकि डाइल्यूट एसिड ही यूज करा जाएगा। बहुत हाईली कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो वो पूरी की पूरी जो मेटल है उसको खा जाएगा, उसको एकदम पिघला देगा, तो यहाँ पे डाइल्यूट रहेगा। यहाँ पे भी देख लो डाइल्यूट ही है। यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ ब्लू ग्रीन कलर्ड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई भी हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो जो पुराना बना रहा था वही बनाएगा भैया। इट मींस क्या बना लेगा, पानी बना लेगा और साथ में सॉल्ट बना लेगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कर दें, इसमें यह भी क्वेश्चन पूछता है कि किस फॉर्म में रहेगा, तो एक्वा फॉर्म में रहेगा या इट मींस लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और किस कलर में मिलेगा, तो ब्लू कलर में मिलेगा। ठीक है, इफ एनी मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड देन इट प्रोड्यूस ब्लू कलर ऑफ लिक्विड ऑफ दैट सॉल्ट एंड आल्सो पानी। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड था हमारा, रिएक्ट किया, एक ब्लैक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट किया तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, और किस में इसको कन्वर्ट कर दिया, ब्लू ग्रीन कलर्ड में कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन के रूप में उसको बदला। ठीक है, तो जो भी हमको कॉपर क्लोराइड सॉल्ट मिलता है वो हमको मिलता है सॉल्यूशन के फॉर्म में और ब्लू कलर में, तो ये, और साथ में हमको पानी वो रहता है उसी में। इट मींस ये पूरा एक ही मिक्सचर रहता है, इसी में कॉपर क्लोराइड मिल जाएगा, इसमें पानी मिलेगा। जब इसको प्यूरिफाई करेंगे तो पानी अलग होगा, ऐसा नहीं कि पानी उधर मिलेगा, कॉपर क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में उधर मिलेगा। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, भी 10th में हो तो जान लो कि कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में मिल रहा है, मतलब वो उसमें पानी की प्रेजेंस भी रहेगी, उसमें साल्ट भी रहेगा। जब उसको हम प्योरीफाई करेंगे तो उसमें से हमें कॉपर क्लोराइड का सॉलिड फॉर्म, सॉल्ट का फॉर्म, सॉलिड फॉर्म मिलेगा, साथ में पानी मिलेगा। तो ये है। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिंपल सा है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो देखो यहां पे मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर बनाएगा, और जब बेस नॉन मेटालिक के साथ, एक तरीके से देखोगे तो ओनो रिवर्स चीजें हैं, मतलब इसका मेटालिक प्रोड्यूस कर रहा है एसिड के साथ, इसका नॉन मेटालिक प्रोड्यूस कर रहा है बेस के साथ। ठीक है, तो सिंपल से जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और उसके बाद हमने इसको रिएक्ट करा दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी बना दिया। ठीक है, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट इज, एक देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट, एक कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्ट बना दिया और साथ में पानी बना दिया, इन दोनों का भी लिक्विड मिलेगा। ये मत कंफ्यूज होना कि हमको एक ऐसा चीज मिल रहा है कि इधर कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें हमको इतने इतने ढेला मिल रहे हैं, स्टोन मिल रहे हैं, साथ में पानी मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्या क्या कॉमन रहता है। ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लो, कभी 1-2 नंबर में अगर आ जाए तो आप आराम से उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सको और उनके बीच में क्या क्या कॉमन है ये कर सको, क्योंकि ये थोड़ा सा जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, क्या क्या उन दोनों में कॉमन रहता है। तो देखो एसिड एंड बेस आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस दैट हैव डिफरेंट
chemical properties, however they do share some equalities और similarities. एसिड और बेस अलग होते हैं, पहले से ही पढ़ लिए, बट उनके बीच में फिर भी कुछ कुछ सिमिलरिटीज रहती हैं. जैसे both acid and bases can be classified as electrolyte. This means that they can conduct electricity when dissolved in water. एसिड हो या बेस हो, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज हो सकते हैं. जो बैटरी वाला पानी होता है उसमें कुछ एसिड वाला भी डाल सकते हो, बेस वाला भी डाल सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा. दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो सकते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होकर के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो पहला इनके बीच में सिमिलरिटीज इक्वलिटीज ही हो गया. दूसरा होता है एसिड एंड बेस कैन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा दिया, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है. न्यूट्रलाइजेशन मींस होता है एसिड और बेस को रिएक्ट करके हमको प्रॉपर सॉल्ट मिल जाएगा, इन पानी मिल जाएगा और ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन होगी. आप अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको हर साल मिलेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन गिवन इनटू एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो हर साल आपको एक दो मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेना. नेक्स्ट आ जाता है एसिड एंड बेस कैन चेंज. एसिड एंड बेस कैन चेंज Acid and base can change the color of certain indicators. For example, यार ये तो बता ही दिया हूं कि एसिड और बेस रहते हैं, वो किसी भी चीज का कलर कैन चेंज द कलर ऑफ सर्टेन इंडिकेटर. जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स में क्या क्या हो गया, टर्मेरिक हो गया था, मिथाइल ऑरेंज हो गया था, और साथ में क्या हुआ था, और फिनोफेल्थीन की गोलियां हो गई थी, एंड फिनोफेल्थीन हो गया तो वो गोलियां मैं अलग बोल देता हूं, उसकी गोली आती है, ठीक है. और साथ में लिटमस पेपर हो गया. यही चार चीज इंडिकेटर, तो उसके कलर को चेंज कर देती हैं, जैसे पढ़ा दिया है, देख लेना, ठीक है. फॉर एग्जांपल एसिड टर्न लिटमस पेपर टू ब्लू एंड रेड, व्हाइल बेसेस टर्न इट फ्रॉम रेड टू ब्लू, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है बोथ एसिड. अब जैसे टर्मेरिक में मिलाते थे, अब इंडिकेटर्स को कैसे चेंज करता है, अगर हल्दी है, हल्दी को तुमने बेस से मिलाया तो रेड कलर कर देगा, एसिड से मिलाया तो उसको येलो कलर में रहने देगा. टर्मेरिक का ओरिजिन कलर होता है येलो, तो ऐसे रहता है. मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाने पे अलग कलर मिलता है, ऐसे इंडिकेटर. नेक्स्ट आ जाता है बोथ एसिड एंड बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस डिपेंड ऑन हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन H+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH इट प्रोड्यूस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. देखो कोई भी एसिड कोई भी बेस है, वो किस फॉर्म में हो सकता है. जैसे चार टाइप पढ़ाए थे तुमको मैंने, पहला तो पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग, फिर वीक, फिर हाईली कंसंट्रेटेड, फिर डाइल्यूट, ये चार थे. तो उनको कैसे हम, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. और उनको पता कैसे करेंगे, तो जिसमें H+ आयन ज्यादा है वो एसिड ज्यादा उसमें और फॉर्म में रहेगा, और जिसमें OH ज्यादा है वो जितना OH डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, तो हम बोलेंगे कि ये इतना स्ट्रांगली बेस है. अभी आगे थोड़ा सा इसका देखेंगे कैसे pH वैल्यू के थ्रू, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एसिड एंड बेस आर इंपॉर्टेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल एसिड आर, अरे यार सिंपल सा बहुत, जैसे बैटरी में हो गया, व्हाइल बेसेस आर यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट, ठीक है. और बेस कहां पे यूज होते हैं, जो क्लीन टाइल्स कुछ भी क्लीनिंग, बहुत सारा मटेरियल उसमें यूज होते हैं. तो ये कुछ इनके बीच की सिमिलरिटीज थी, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना. नेक्स्ट आ जाता है एसिड एंड बेस इन वाटर, ठीक है. अगर एसिड और बेस को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं, वाटर से डिसॉल्व कराते हैं, तो क्या आता है. जैसे देखो एन एसिड इज अ सब्सटेंस इन विच, अब ये तो पहले ही बता दिया है, डिसोसिएट और आयोनाइजेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस. सिंपल सा है, वही तो H+ आयन यहां पर रिलीज करता था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड. तो अब एग्जांपल जैसे एक ले लेते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन. Since hydrogen ion do not exist as H+ in solution, they combine with the polar water molecules to form hydronium ions. Hydronium ions होता है H3O+, ठीक है. अब जैसे देखो HCl था, जब HCl का ब्रेक डाउन हुआ, एक मतलब ये लिक्विड फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, जब इसको ब्रेक डाउन किया गया तो एक हमको यहाँ पे क्या मिल गया, H+ मिल गया, एक हमारा H+ मिल गया, एक हमारा यहाँ पे H+, अरे भैया कहाँ चला जा रहा है, ठीक है. एक हमारा H+ मिल गया, ये वाला, ये देखोगे तो ये H+ मिल गया, क्योंकि हमारा एसिड बोलता क्या है, हाइड्रोजन को डोनेट करता है, हाइड्रोजन ब्रेक डाउन होता है, डोनेट हो जाता है. तो यहां पे ये H+ ब्रेक डाउन हो गया और Cl को अलग हो गया, और ये H क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, दैट इज H3O+.
ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, अब ये देख लो, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन मेक्स इट बिहेव लाइक एन एसिड। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पानी था और इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने HCl डाला तो H के आयन अलग हो गए और Cl- अलग हो गया। ये क्या करता था, डोनेट कर दिया, तो इसमें पानी जो था H2O के साथ रिएक्ट कर लिया, ये दोनों ये रिएक्ट करके बना दिया हाइड्रोनियम आयन H3O+, बस हो गया, और Cl नीचे बैठ जाएगा या Cl के सब्सटेंस अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ये देख लो, ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसेस। बेस पहले ही बता दिया हूं कि बेस क्या करते हैं, OH आयन को हमारे हटाते हैं और H आयन को वो करते हैं। जैसे देखो, अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन से देते हैं कुछ एग्जांपल। अब जब बेस हमारा पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो सिंपल सा है, जैसे NaOH था, NaOH Na+ में ब्रेक डाउन हो गया, Na+ में ब्रेक डाउन हुआ और OH- में ब्रेक डाउन हुआ। अब क्या होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आयंस। ठीक है, जैसे इसको हमने पानी में डाला तो ये क्या करेगा, सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। तो यहां पे कुछ खास नहीं बनता है, रीजन रहता है कि Na रिएक्ट तो कर नहीं पाता क्योंकि H2O रहता है। ठीक है, H2O के साथ Na तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पहले से ही है। तो जब भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड OH प्रोड्यूस करेगा, साथ में सोडियम आयंस को प्रोड्यूस करेगा Na। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस OH इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मेक इट बिहेव लाइक अ बेस। सॉरी, तो इस जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड आयन रहता है, यही बेस का ही रहता है। पहले ही बता दिया हूं कि किसी में OH है तो वो कर सकते हो। अब एक थोड़ा सा ये जो pH की वैल्यू रहती है, कभी कभी जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं नॉर्मल सा, आप लोग अगर पता है तो कमेंट करके बताओ वीडियो पॉज करके, कि जब हम जो हमारा pH वैल्यू का चार्ट है उसमें अगर हम राइट साइड जाते हैं, उसमें हम अगर राइट साइड जाएंगे या लेफ्ट साइड जाएंगे, सपोज दैट 0 की तरफ बढ़ेंगे या 7 की तरफ, तो किस साइड पे हमारा एसिडिक वैल्यू बढ़ती है, इधर बढ़ेगी 7 की तरफ या 0 की तरफ, राइट साइड चलने पे एसिडिक वैल्यू बढ़ती है या लेफ्ट की तरफ। और बेस में क्या होता है, राइट साइड चलने पे वैल्यू बढ़ती है या फिर लेफ्ट साइड पे वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट साइड चलने पे, ये आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, पहले आप लोग ये देख लो, हाई स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रांग होते हैं एसिड और बेस के सॉल्यूशन। जैसे देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इनको हम किस में से एसिड और बेस के एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, कोई भी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को, सिंपल सा है, कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में पहला आ गया, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब वही यूनिवर्सल इंडिकेटर में ही सारा चीज ये रहता है, उसी में pH स्केल आती है और उसी में हम पता कर सकते हैं। जैसे देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ये बहुत सारे बहुत जो हमने 4 इंडिकेटर पढ़े थे ना, तो ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है और इसमें H+ आयन से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है या फिर वीक है या स्ट्रॉन्ग है। जैसे देखो, pH स्केल देखो, सबसे पहले pH स्केल से है हमारा एक उसमें का पार्ट। जैसे देखो, अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, P इन pH स्टैंड फॉर प्रोटीन्स, अ जर्मन वर्ड विच मींस पावर। पावर यही जैसे शुरू होला यही जैसे खत्म होला। ठीक है, तो pH स्केल में H+ आयन के उसमें से हम पता कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन है, कितना ज्यादा है या फिर कम है। ठीक है, और इसमें का जो P होता है वो पोटेंज के लिए लिया गया है, बेसिक एक जर्मन के वो थे, उन्होंने इस वैल्यू को दिया था। मैं एक 2 से 3 मिनट का वीडियो डालूंगा, वो देख लेना तुम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, अब यार यहां पे तो सिंपल सा जान लो कि जो हमारा बॉडी है, वाटर ले लो, वाटर का pH वैल्यू नॉर्मल लेगो तो न्यूट्रल है, 7 है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कभी कभी कि जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है, अगर किसी को पता है तो बताए कि ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है, ब्लड pH वैल्यू कितनी होती है बताओ। ठीक है,
ब्लड की कितनी होती है, तो अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, नहीं बता दूंगा। और कितने तक हमारा इंसान के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कितने उस तक सरवाइव कर सकते हैं, कितने उस तक सरवाइव कर सकते हैं, कितनी पीएच वैल्यू तक झेल सकते हैं, ये भी कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब सिंपल सा पहले जान लो पीएच वैल्यू का जो चार्ट होता है उसमें सिंपल सा, अगर 7 के इक्वल है तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन है, मतलब ना तो उसमें एसिटिक प्रॉपर्टियां हैं ना तो बेसिस प्रॉपर्टी है। ठीक है, एकदम नॉर्मल से, जैसे पानी ले लो। ठीक है, अब उसके बाद एक क्वेश्चन ये बताओ पहले, और इसमें बताओ कि जो हमारा ब्लड रहता है वो एसिटिक रहता है या बेसिस रहता है या फिर न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर वो 7 से कम है, 7 से कम मतलब इधर, तो वो क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अभी मैंने पूछा था, अभी बता दूंगा। नेक्स्ट अगर 7 से मोर देन इधर है तो वो बेसिक रहेगा, मोर देन 7 है तो बेसिस वाली प्रॉपर्टियां होंगी। अब मैंने पूछा था तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.4। ठीक है, तो एक टाइप का हमारा ब्लड जो होता है तुम खट्टा नहीं होता, तुम देखोगे तो थोड़ा बेसिस अजीब, अगर कभी चोट लगा होगा मुंह में, ऐसे करते हैं ना, चोट लगने के बाद थोड़ा सा मुंह में करते हैं कि ब्लड बंद हो जाए, मैंने तो किया है। तो जो होता है 7.4 उसकी वैल्यू होती है। और हमारे जो बॉडी का ऑर्गेनिजम्स है ना, वो पता है कहां तक वर्क करते हैं, 7.8। मतलब अगर हमारा ब्लड 7.8 वाला हो गया पीएच वैल्यू का, तभी हमारी बॉडी सर्वाइव करेगी। बट जैसे 7.8 से ऊपर जाएगा तो हमारा नर्व सिस्टम फेल करना शुरू हो जाएगा और इंसान के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई भी पूछता है, क्वेश्चन में आता है, और अगर पूछ लेता है कि इन विच पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड कैन सर्वाइव ऑफ अ ह्यूमन, देन यू कैन से 7.8, मैक्सिमम 7.8, 7.4 टू 7.8 के बीच में ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो ये रहता है। और अगर इधर है, अगर इधर की वैल्यू है तो ठीक है, 0 to 7 में है तो वो कैसा रहेगा, वो एसिडिक रहेगा। और 7 to 14 है, 7 से 14 के बीच में है तो बेसिस रहेगा। और अगर प्रॉपर 7 में है तो न्यूट्रल माना जाएगा, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा। ठीक है, ये जान लो। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम लोग इस साइड से, अगर हम लोग इस पीएच वैल्यू के चार्ट में हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो एसिडिक वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो कोई भी अगर पूछे, इफ वी आर मूविंग लेफ्ट साइड ऑन द पीएच चार्ट देन एसिडिक प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर इसमें हम इधर बढ़ रहे हैं लेफ्ट साइड पे तो हमारी जो एसिडिक वैल्यू है वो बढ़ रही हैं। और इधर बेस की तरफ अगर हम राइट साइड इस चार्ट में मूव करें तो हमारी बेस की प्रॉपर्टियां बढ़ेंगी। ठीक है, और यहां से यहां तक तो घटेंगी। अगर इफ वी आर मूविंग ऑन राइट साइड ऑफ द पीएच चार्ट देन एसिडिक प्रॉपर्टीज आर डिक्रीजिंग। इधर से इधर जाएंगे, इधर से अगर इधर, एक मिनट यार, इसको इरेज करके समझा। अगर हम लोग देखो सिंपल सा, अगर इधर जा रहे हैं इधर, तो ये डिक्रीजिंग है, हमारा एसिडिक प्रॉपर्टियां क्या हो रही हैं, डिक्रीजिंग है। ठीक है, और अगर इधर जा रहे हैं इधर तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, और अगर हम इधर बढ़ रहे हैं बेस में तो बढ़ रहा है, इधर आएंगे तो घट रहा है। तो ये हो गया नॉर्मल सा, एक याद करके रखना, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। अब अगर और देखोगे तो एग्जांपल जैसे देते हैं, प्योर ब्लड का यहाँ पे दिया हुआ भी है 7.4 होता है। अब उसके बाद लेमन जूस का कितना होता है, 2 होता है, 2.2 होता है। गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, 1.2 होता है। और जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक एसिड होता है ना, HCl, उसमें भी होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा तो उसका भी बहुत हाईली कंसंट्रेटेड होता है, तभी वो फूड को डाइजेस्ट कर पाता है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर भैया वो हमारी अतड़ियों को जला क्यों दे रही था। तो एक लेयर होती है, वो लेयर प्रोटेक्ट करके रखती है। तो वो लेयर की वजह से वो जो हमारे गैस्ट्रिक जूस का एसिड है ना, गैस्ट्रिक एसिड है, वो नहीं रिएक्ट कर पाता है, प्रॉपर इंटेस्टाइन को टच भी नहीं कर पाता। इसी वजह से हम सेफ रहते हैं। अगर वो एसिड बाहर आ जाएगा तो वो हमारे पूरे के पूरे जो यहाँ का मैकेनिज्म उसको कोलैप्स कर देगा पेट का, और पूरा किडनी, गुर्दा, फेफड़ा सब अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ। हमारी डेली वैल्यू में क्या क्या है, जैसे देखो प्लांट्स एंड पीएच है, ये बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी जान लो। जैसे देखो, फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ द पीएच ऑफ द सॉइल मस्ट बी एट अ सर्टेन लेवल, इट शुड नॉट बी एसिडिक और बेसिक इन एनी वे। तो सिंपल सा है, कोई भी जगह है अगर
वो प्रॉपर वहां पे हम एक प्लांट ग्रो करा रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए वो एक एक कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। इसीलिए जैसे तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर होता क्या था पहले, जो कोस्टल एरिया थे, जैसे तमिलनाडु साइड हो गया, तमिलनाडु साइड में इतना आसान नहीं था चावल ग्रो कराना या और क्रॉप्स को ग्रो कराना। रीजन क्या था, वहां पे लगा देते थे। अब वहां का जो वाटर है, जैसे सपोज दैट तमिलनाडु साइड तुम कोस्टल एरिया में जाओगे तो वो सील से पूरा का पूरा पानी आता है और वो उसकी रूट को जला देता था, क्योंकि जो नॉर्मल सा व्हीट हो गया, राइस हो गया, उसकी जो रूट है उनको प्रॉपर एक वाटर चाहिए जिसमें जो ना एसिडिक हो ना फिर बेसिस हो। बट वो एसिडिक रहता है या बेसिस रहता है तो वो उसकी पूरी की पूरी रूट को जला देता था। इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया था, जो उस साइड पे छोटी छोटी पेड़ होते थे या झाड़ियां होती थी, उनका डीएनए लिया और राइस का डीएनए निकाला, दोनों को मिलाया। उसके बाद एक नए टाइप का राइस का जन्म हुआ, जिसकी रूट उस वाटर को, जो तमिल कोस्टल एरिया का वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसको वो सरवाइव कर सके। ठीक है, और इस फिर वहां पे धान वान लगाना पॉसिबल हुआ। ये क्योंकि उसकी रूट क्या करती है, उसकी रूट में कौन सी प्रॉपर्टियां हैं, उसी साइड की झाड़ियों की प्रॉपर्टियां हैं, जो छोटी छोटी वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं उनकी प्रॉपर्टियां हैं, तो वो साल्टी वाटर को ऑब्जर्व कर ली। और चावल तो पहले से था, तो ऐसे था 30-70 का डीएनए मिला के एक नया पौधा बना। यही होता है कि अगर हमको डेली लाइफ में प्लांट ग्रो कराना है तो उसकी पीएच वैल्यू एक नॉर्मल सर्टेन लेवल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो एसिडिक है या फिर बेसिस है। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव पीएच। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में पहले ही बता दिया है, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी थोड़ी देर पहले बताया, विच असिस्ट डाइजेशन। नहीं तो हम जो खाएंगे, अब जैसे तुम इन सबसे ज्यादा जो डाइजेशन रहता है ना उस उरका रहता है, बकुले का रहता है। आप लोग देखे होंगे बकुला मतलब सीधी मछली खा लेता है। इन लोग का डाइजेशन, इनके पेट में तो और भयंकर वाला एसिड रहता है, तो ये लोग और इजी डाइजेस्ट करते। अजगर का देख लो, इन लोग का एसिड बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि इनके पेट में बढ़िया एक प्रॉपर हाईली कंसंट्रेटेड HCl रहता है। हॉलीवुड वाली मूवी तो देखे होंगे कि मुझसे वो निकल रहा होता है ना, एक अजीब सा चिपचिपा वो एक टाइप के एसिड ही रहता है। तो सिंपल सा है, हमारी बॉडी में भी एसिड रहता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। जैसे देखो, द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच असिस्ट डाइजेशन। Hyper acidity is a condition in which the stomach produce too much acid. Anti-acid tablet or suspension can be used to treat hyper acidity. मतलब होता क्या है, कुछ लोग हाइपर एसिडिटी हो जाता है, उस टाइम पे क्या होने लगता है, हमारा पेट जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। तो उस टाइम पे हमें बचने के लिए फिर हमको थोड़ा सा टेबलेट लेने पड़ते हैं, वो सब छोड़ दो। बट डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी पे रहता है, ये तुम्हें पहले बता दूं, जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहती है। नेक्स्ट आ जाता है पीएच एंड डेंटल डीके। मतलब ये डेंटल डीके मतलब वही नॉर्मल सा है। व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ फॉल्स बिलो टूथ एनिमल, द टफेस्ट कंपोनेंट इन आवर बॉडीज corrodes toothpaste cleaning aids in the prevention of tooth decay। एक मिनट यार, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएच एंड डेंटल डिके। जैसे When the pH of the mouth falls below, जैसे हमारी मुंह के जब मुंह का pH वैल्यू जो रहता है वो डाउन होने लगता है, टूथ एनिमल द टफेस्ट कंपोनेंट इन आवर बॉडी corrects toothpaste cleaning, it aids in the prevention of tooth decay। Toothpaste is basic and as a result it neutralizes excess acid in mouth प्रिवेंटिंग टूथ डिके। अगर जब हमारी एक नॉर्मल सा समझो, अगर हमारे मुंह पे जब एसिड, जैसे कुछ लोग का मुंह दांत वात जो रहते हैं वो थोड़ा सा डिके होने लगता है, सड़ने लगता है। रीजन क्या रहता है, जब हमारे मुंह का एसिड का वैल्यू बहुत कम हो जाता है तो जो फूड रहता है, जो फूड होता है वो जैसे थोड़ा थोड़ा दांतों के बीच लग गया। अब जब दांतों के बीच लग गया तो वो अब सो गए, वैसे तुम बिना पानी पिए सफा किए नॉर्मल सा लगा ही रहता है, उतना लगा ही रहता, कितना भी तुम ब्रश करो, कितना भी तुम थोड़ा भी खाए तो थोड़ा बहुत लग जाएगा। लेकिन वहां पे खेल करता है तुम्हारा दांत सड़ेगा या नहीं सड़ेगा, वो डिपेंड करता है किस पे, तुम्हारे मुंह के पीएच वैल्यू पे। अगर तुम्हारा मुंह का पीएच वैल्यू बहुत कम है तो तुम्हारे दांत पे तुम्हारे मसूड़े जो हैं वो थोड़े से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और उसी के बाद
जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तुम लोग जानते हो, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन क्या ही करूँ मैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सॉल्ट। क्या आ जाता है भैया? सॉरी, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है यार? NaCl होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे NaCl है, पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, और अलग अलग जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, ऐसे है। तो सिंपल सा डिफिनीशन कि अगर कोई भी सॉल्ट पूछे तो क्या बोलोगे? सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, दे आर कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस। सिंपल सा है, जब एसिड और बेस को रिएक्ट करा के न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पे सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट में क्या होता है? सिंपल सा है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव आयंस होता है। कुछ एग्जांपल हैं सॉल्ट के, जैसे NaCl, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, और बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे एक होता है रॉक सॉल्ट, एक सोडियम क्लोराइड, ये समंदर से मिलता है, इसको बोलते हैं कि चट्टानें तोड़ी जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके रहता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट भैया दैट इज मोर अबाउट सॉल्ट। अब फैमिली क्या क्या होती हैं, बस यही लास्ट है थोड़ा सा, ये आगे चल के हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अभी एक नॉर्मल सी वैल्यू हम पढ़ लेते हैं कि हाँ थोड़ी सी हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे। तो सिंपल सा है, मोर अबाउट सॉल्ट, जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट, व्हेन सॉल्ट हैव आइदर द सेम कैटायन और एनायन, दे आर कैटेगराइज एज मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। अगर सिंपल सा है, दोनों के पास कैटायन या एनायन है और इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है तो हम बोलते हैं कि ये सेम फैमिली के हैं। जैसे फोर इंस्टेंस सॉल्ट, जैसे देखो फोर इंस्टेंस सॉल्ट लाइक NaCl, KCl एंड LiCl। यहाँ पे देखो कोई कैटायन एनायन सेम है, इट मीन्स इसमें भी Na प्लस सिंगल है, इसमें भी। जैसे Na प्लस NaCl को ब्रेक डाउन जब करोगे, एक ऐसे एग्जाम्पल समझ लो कि जब ब्रेक डाउन करोगे तो Na प्लस और Cl माइनस, इसको भी जब पोटेशियम क्लोराइड को करोगे तो K प्लस Cl माइनस। और कैटायन एनायन आई थिंक थर्ड चैप्टर में है, या थोड़ा सा जान लो कि एक पॉजिटिव आयन होता है, एक डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। तो जब भी when salt have either the same cation और एनायन, जब दोनों में सेम कैटायन और एनायन हो, यहाँ पे कैटायन एक है, यहाँ पे एनायन भी, जैसे यहाँ पे कैटायन एक है सोडियम के साथ और एनायन भी एक है, तो ये हम क्या बोलते हैं? दैट इज, इट इज अ सिंपल सा है क्या, LiCl वुड बी कंसाइडर्ड पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। तब हम बोलते हैं कि सेम फैमिली के हैं क्योंकि इनमें कैटायन और एनायन सेम है, ठीक है, बिकॉज दे हैव द सेम एनायंस विच इज क्लोराइड Cl। दिस कंसेप्ट ऑफ कैटेगराइजिंग साल्ट बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड कैटायन और एनायन इज इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री एंड हेल्प सिंपलिटी ऑफ द स्टडी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स। भाई इतना छोड़ो, तुम सिर्फ एक लाइन जानो कि जब बहुत सारे सॉल्ट हैं और उसमें का, जैसे यहां पे देखो कैटायन या एनायन एक चीज अगर सारे में सेम है, जैसे यहां Cl देखो ना, यहां पे Cl सब में है, इट मींस हमारा क्या सेम है। यहां पे अगर देखो तो एनायन सेम है, सब में Cl है, तो ये किस फैमिली के हैं? एक ही फैमिली के सारे नमक हैं। अब अगर हम pH ऑफ सॉल्ट देखें, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ अ pH वैल्यू ऑफ 7, फॉर एग्जांपल NaCl Na2SO4, मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7। जब भी, अरे इसमें कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है कि नमक pH एसिडिक ही होगा, बेसिस भी होगा। अगर बहुत ज्यादा है pH वैल्यू बहुत 7 से बहुत, देखो अगर salt of strong acid and a strong base are neutral with a pH value of 7, अगर pH वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, 7 से ज्यादा है तो बेसिस सॉल्ट हो जाएगा। इसमें इतना कुछ है नहीं, बस इतना जान लो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है केमिकल फॉर्म कॉमन सॉल्ट। जैसे हमारा जो केमिकल फॉर्म क्या होता है कॉमन सॉल्ट का, जैसे NaCl बनता है तो कैसे बनता है, सिंपल सा देखो, केमिकल नेम होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। अभी तक चिल्ला रहा हूं तो पता चल गया होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले केमिकल नेम लिख दो, अगर एग्जाम में आता है प्रिपरेशन का मेथड तो ऐसे कर देना कि सबसे पहले क्या करना, आप केमिकल नेम लिखना है, देन
अरे जो हमारी आसपास डेली लाइफ में यूज करते हैं यही है तो सोडियम क्लोराइड। जैसे तुमको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, तुम करके देखना। घर में जब गैस जल रही हो तो उसमें इतना नमक उठाना पीसा हुआ और इसे डाल देना, तुम देखोगे कि थोड़ा जलने लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा चिंगारी निकलेगी। रीजन पता है क्या होता है? उसमें सोडियम होता है। जो बाबा लोग हमारे मंत्र जलाते थे ना कि पानी में आग लगा दिए, वो पानी में कुछ नहीं फेंका करते, सोडियम फेंक देते तो आग लग जाती है। तो वही रीजन रहता है, जैसे सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो आग लगती है। तो जब हमने नमक को फेंका उसमें आग में तो वो उसमें सोडियम था, तो इस वजह से आग की थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा देता है। थोड़ा सा ट्राई करके देखना। हाँ, अब आते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में किसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अगर केमिकल फार्मूला देखोगे तो NaCl होता है भैया। क्या होता है? एक मिनट यार, राइटिंग अच्छी करके लिखो ना तुम लोग। अरे कहे भैया, तुम कहे हो जा। देखो, अगर इसका केमिकल नेम देखोगे तो सोडियम क्लोराइड है, बट केमिकल फार्मूला देखोगे तो NaCl। ठीक है, NaCl होता है। ये सोडियम है, क्लोराइड है, क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, और कॉमन सॉल्ट क्या होगा? कॉमन सॉल्ट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल सा जो कॉमन सॉल्ट होता है लेबोरेटरी मेथड में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH। ये हो गया हमारा बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक ये पार्ट होता है, अच्छे से याद करो। प्लस HCl। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारा, ये बना देगा, देखो Na किसके साथ रिएक्ट करेगा? Na यहां से ब्रेक डाउन होगा और ये OH ब्रेक डाउन होगा, तो Na हमारा आएगा गुरु HCl के पास और ये इसके साथ चला जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा? अरे भैया, NaCl हो जाएगा जो कि नमक है और पानी रिलीज हो जाएगा। अब ये रिएक्शन इक्वल है या नहीं इक्वल है, इसको शॉर्टकट मेथड से करके देख लेना तो तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो जब भी अगर लेबोरेटरी मेथड में प्रिपेयर करने का तरीका आता है तो आप लिखोगे कैसे? व्हेन वी मिक्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl देन इट प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये देखो, NaOH प्लस HCl, NaCl एक्वा फॉर्म में है और H2O भी एक्वा फॉर्म में। दोनों के दोनों किस फॉर्म में मिलते हैं? हमको पानी वाले फॉर्म में मिलते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्स, अब और अगर और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज सच एज NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे के सारे हमारे लाइफ की यूज करने वाली बेसिक चीजें हैं। पानी है, अरे सिंपल सा नमक है तो खाने में, और कपड़ा धोने में जो हम लोग कास्टिक सोडा यूज करते हैं, फिर एक बेकिंग सोडा है खाने के लिए, ऐसे करके। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्काली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड दैट इज क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्काली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन देखना है तो तुम देख सकते हो, एक मिनट। जैसे यहां पे देखो, अरे भैया ये देखो, NaCl है, H2O के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, कुछ ऐसा था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसमें कुछ बताने लायक और इतना कुछ है नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे आप लोग समझना चाहते हो तो यहाँ पे समझ लो। जैसे देखो, ये हमारा पूरा का पूरा एक ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसमें कुछ खास था नहीं तो क्या ही देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? आप लोग ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है आप लोग बताओ, कहाँ पे यूज होता है और क्या काम में आता है बिड़ू लोग? ब्लीचिंग पाउडर होता है जो पानी को साफ करने में
आप देखोगे कि अगर आपके घर में टंकी से पानी आ रहा है तो कभी कभी इसमें से स्मेल आने लगती है, और वो होता है बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसमें डाला जाता है जिससे उसमें जैसे इंसेक्ट होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। तो सिंपल सा है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर is a manufactured from chlorine gas. It is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, that is calcium hydroxide, प्लस में हमने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमको क्या मिल जाएगा बिडू, हमको मिल जाएगा CaOCl2। इट मींस ब्लीचिंग पाउडर साथ में पानी मिल जाएगा। यूजेस क्या होते हैं बहुत पहले ही बता दिया हमारी डेली लाइफ में, जैसे देखो फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्री। हमारा पहले तो कॉटन इंडस्ट्री में यूज होता है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री या पेपर ऊपर बनाने वाले में यूज होता है। नेक्स्ट है यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जम्स, पहले ही बता दिया पानी में मिलाया जाता है पानी को प्योर करने के लिए, यही यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बेकिंग सोडा जो कि होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अच्छा है तो इसलिए बाई लग जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो। इट इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या यूज कर रहे हैं यहां पे, यूज कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड मतलब बहुत पावर वाला NaCl, साथ में अमोनिया NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया को रिएक्ट करा दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी AsCO3 बन जाएगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम हीट करते हैं इसको तो हमको क्या क्या मिलता है, तो सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो ये होता है। अब यूजेस बेकिंग सोडा के क्या होते हैं, अरे सिंपल सा बहुत सारे, जैसे कि पहले इधर देख लो, जैसे यूज एज एन देखो सबसे पहला तो इसका यूज जो हमारी एसिडिटी होती है उसको भगाने में यूज होता है। यूज्ड एज एन एंटा एसिड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ द स्टमक। जैसे अचानक से एसिडिटी होती है तो हम लोग इसको यूज करते हैं, पी लेते हैं तो हमको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो अब समझ जाओ तुम लोग क्या बना देता है, ये बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है एसिडिटी से। नेक्स्ट आता है यूजेस टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक ब्रेड ETC। फ्लफी बनाने के लिए होता है, स्मूथ बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम कोई भी चीज अगर घर पे बना रहे हो तो उसमें बेकिंग सोडा पड़ता है कि वो चीज को क्या बना देता है, वो थोड़ा सा उसको फ्लफी बना देता है, स्मूथ बना देता है। केक को कितना स्मूथ रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा, लेकिन बहुत हाई अगर हम खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये रहता है, ऐसे कुछ यूज होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट एंड बस थोड़ा सा बचा है, वॉशिंग सोडा जिसको आप लोग निरमा बोलते हो, निरमा पाउडर कपड़ा धुलने वाला, Na2CO3। इसमें H नहीं होता, ये खाने में नहीं यूज होगा, ये सिर्फ कपड़े धुलने में होता है। जैसे देखो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, इतना ही होता है, वो 10H2O थोड़ा सा इक्वल करने के लग जाता है, बट लगा सकते हो Na2CO3 10H2O। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हम लोग ये लिए थे ना NaHCO3, इसी को जब हीट कर रहे हैं, हीटिंग डीकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 दे देगा विथ द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा। जैसे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट अभी लिए जो खाने वाले था, उसी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, हीट कर दिया, तो Na2CO3 में अलग हो गया, पानी में अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल गया तो ये एक्वा फॉर्म मिल गया। ये भी हमको एक्वा फॉर्म मिल जाएगा कभी हमको, बेसिक अगर ये एक्वा फॉर्म मिला तो ये पूरा एक्वा फॉर्म मिलेगा, ऐसा क्रिस्टल तो नहीं बनने वाला। तो सिंपल सा है, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं देन वी गेट सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका प्रिपरेशन मेथड हो जाता है, इतना कुछ खास नहीं आता है, जो आता है वही है। नेक्स्ट है यूजेस इसके क्या क्या हो जाते हैं। अब पहला तो होता है हमारा ग्लास, सॉप इन पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है।
आराम से तुम लोग जानो, धुलने उलने के काम बहुत ज़्यादा आता है। एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोराक्स। ठीक है, अब ये शॉप वॉप में ये सारा इंडस्ट्री यूज हो रहा है ऐसे करके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की क्रिस्टल मतलब जो सॉल्ट हमारा अभी तक हम लिक्विड पढ़ रहे थे कि लिक्विड फॉर्म मिल रहा था, अब छोटे छोटे में उसमें मिल रहा है। देखो सर्टेन सॉल्ट फॉर्म क्रिस्टल्स बाय कंबाइनिंग विथ अ डिफिनिट proportion of water. The water that combines with the salt is called water of crystallization. करना क्या है, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आती है तो सर्टेन साल्ट फ्रॉम क्रिस्टल्स बाय कंबाइनिंग विथ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, द वाटर दैट कंबाइंस विद द साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल सा है, इफ वी मिक्स some crystal of salt with proper with a proportion a perfect quantity of a water, then it is known as a crystallization of water. अब सिंपल सा है, जैसे देखो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का कुछ प्रोसेस देख लो। when crystals of certain salt from they do so using a specific quantity of water molecules combined, मतलब एक प्रॉपर ही उसमें यूज करना है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा का स्पेसिटी लेना है, एक नॉर्मल सा लेना है। chemically in a specific proportion the number of water molecules chemical associated set in a specific molecular proportion with the salt in its crystalline state is known as a water of crystallization. The geometric shape and color of the crystals are due to this water. नॉर्मल सा है, आप इसमें भी ले सकते हो। ठीक है, ये किसमें का एग्जांपल, अच्छा ये प्रिपरेशन का मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रिपरेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4 into H2O गला सूखने लगता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर हो गया। इसमें कुछ मिस प्रिंट है क्या? हाँ ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपरेशन क्या है, हमारा भाई साहब क्या बनाते हैं पीपीटी वाले, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो सिंपल सा, जब हम जिप्सम जो हमारी होती, जिप्सम एक टाइप की फर्टिलाइजर होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पे, 120 डिग्री सेल्सियस पे, तब हमको क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये जिप्सम है, और कुछ जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो ये बनता है, और यही यूज होता है तुम्हारे प्लास्टर वलस्तर में चीजों को स्ट्रांग बनाने में। तो ये होता है। अब इसको थोड़ा सा देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस is prepared by heating gypsum at 333 Kelvin. On heating it loses water molecules and becomes calcium sulfate hemihydrate CaSO4 1/2 H2O which is called plaster of Paris. CaSO4 H2O को जैसे हीट किया तो CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O के फॉर्म में आया, तो हमारा ये क्या बन गया, यही हमारा बना कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब इसके यूजेस कुछ देख लो। यूज इन हॉस्पिटल, सबसे पहले बता दिया कि जो हमारे प्लास्टर चढ़ता है इसी का पार्ट होता है। यूज इन अ हॉस्पिटल प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फॉर फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है यूज एज अ फाइबर प्रूफिंग मटेरियल, फाइबर प्रूफिंग मटेरियल रहता है। तो ये था पूरा का पूरा एक चैप्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा 1.2 और 2 की स्पीड में एक दो बार देख लेना, पूरी की पूरी ये चैप्टर का कोर निकल के आ जाएगा। बाकी और अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना। एंड हाँ, ये मैंने चैप्टर करा दिया। अब इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो एक 30 से 40 मिनट का वीडियो डालूंगा, 30 मिनट मैक्सिमम, 25-30 मिनट का, वो आप लोग देख लीजिएगा। आपका चैप्टर एकदम झिंगालाला हो जाएगा और आराम से 95% क्वेश्चन, 98% क्वेश्चन कर लोगे। 2% तुम लोगों पर डिपेंड करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्दी से ही SST का चैप्टर ला दूंगा। एंड जल्द ही अपना ऐप आने वाला है, तो उसमें आपको पूरी की पूरी नोट्स मिल जाएगी।
एंड साथ में इसका भी नोट्स वहीं पे मिलेगा, ऐप जल्दी से आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो किस क्लास पे चाहिए कमेंट करके बता देना।